चीन ने अमेरिका को एयर द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी, ताइवान पर आक्रमण करने के लिए नए हथियार और चीन के नए देशभक्त वैज्ञानिक। वह और इस सप्ताह के चीन समाचारों की सुर्खियों में। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी सेना के एक शीर्ष अधिकारी की ओर से गंभीर चेतावनी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के डिप्टी एयरफोर्स कमांडर वांग वेई अमेरिकी वायु सेना को चुनौती देते हुए कह रहे हैं, मैं केवल इतना कह सकता हूं, अगर वे डरे हुए नहीं हैं तो हमें आसमान में मिले। मैं कहता हूं कि अगर आप वास्तव में अमेरिकी वायु सेना को चुनौती देना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए था कि हमें समुद्र में मिले। पीएलए कमांडर की टिप्पणी अमेरिकी वायुसेना सचिव फ्रैंक किंडल ने पिछले महीने कही गई बातों की प्रतिक्रिया है। चीन को डराओ, ऐसा करना आसान है, बस उन्हें ये फोटो दिखाओ। अब पीएलए कमांडर ने वास्तव में केंडल का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ उन्हें मेरे एक समकक्ष के रूप में संदर्भित किया जो एक प्रमुख देश से है। उन्होंने ये भी कहा, चीनी नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और अखंडता की रक्षा करने के साथ साथ विश्व शांति में योगदान देने में सक्षम और आश्वस्त है। और अखंडता की रक्षा से उनका मतलब था कि चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, भले ही ये एक स्वतंत्र देश है। और वर्षावर्ष शांति में योगदान से उनका मतलब था युद्ध शुरू करना, और चीन को वह गियर मिल रहा है जिसकी उसे युद्ध शुरू करने की जरूरत है। इस साल के अंत में चीन ने अपने विमान वाहक से लॉन्च करने में सक्षम एक लड़ाकू जेट तैयार करने की योजना बनाई है। क्या चीन के विमान वाहक को जल्द ले जा सकेंगे विमान? और एक तिहाई रास्ते में है। पहले दो में स्की जंप रैंप कहा जाता है, लेकिन तीसरे में अमेरिकी विमान वाहक की तरह एक गुलेल प्रक्षेपण प्रणाली होगी। इससे भारी विमान को उड़ान भरना संभव हो जाता है। बेशक चूंकि चीन का नया गुलेल विमान वाहक को चीन में बनाया जाएगा, इसलिए गुणवत्ता में कुछ कमी हो सकती है। और एक नया जेट बनाने के अलावा चीन स्पष्ट रूप से रूसी हमले के हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत उपयोगी होगा अगर चीन ने आक्रमण करने का फैसला किया। ओह, मुझे नहीं पता। एक द्वीप राष्ट्र ताइवान नाम दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन का वर्तमान असॉल्ट हेलीकॉप्टर उभयचर और द्वीप लैंडिंग भूमिका के लिए सक्षम नहीं है, जो रूसी हमला हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब है कि लंबे समय में चीनी हमले के हेलीकॉप्टर भी इसके लिए सक्षम होंगे, क्योंकि पीएलए ने ऐतिहासिक रूप से बेहतर रूसी सैन्य प्रौद्योगिकियों को खरीदा है जो उसने खरीदा है। लेकिन एक कमजोरी है जिसे चीनी सेना तेजी से हल करने की कोशिश कर रही है। वापसी पर स्वागत है। चीनी सेना की एक बड़ी कमजोरी है लोगों पर उसकी निर्भरता। देखिए, लोगों में विवेक होता है, कभी कभी वे मानवता के खिलाफ अपराध करना नहीं चाहते हैं। नया चीनी ड्रोन वफाद आर विंगमैन दर्ज करें। ताइपे जैसे भारी आबादी वाले नागरिक शहरों में आग लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। अब इस चीनी ड्रोन की दिलचस्प बात यह है कि ये लगभग एक अमेरिकी ड्रोन जैसा दिखता है। मुझे यकीन है कि यह कुल संयोग है और इसलिए नहीं कि ये तकनीकी चोरी है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस के पास समान ड्रोन हैं, जो कि चालक दल के लड़ाकू विमानों की तुलना में सस्ते और अधिक खर्च करने योग्य हैं। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास इससे भी सस्ते खर्च करने लायक ड्रोन है। औसत चीनी सैनिक। लेकिन चीनी शासन के लिए युद्ध का मतलब हमेशा जमीन पर जूते सेना की लड़ाई पर टुकड़ी नहीं होता है। फ्रांसीसी सेना से संबद्ध एक फ्रांसीसी शोध संस्थान ने ये नई रिपोर्ट जारी की है। यह दुनिया भर में बड़े पैमाने पर चीनी प्रभाव के बारे में चेतावनी देता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने 3 युद्धों के हिस्से के रूप में पश्चिम को कमजोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख रणनीतियों का विवरण देती है। वह मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जनमत युद्ध और कानूनी युद्ध। मनोवैज्ञानिक युद्ध दुश्मन का मनोबल गिराने का प्रयास करता है। जनमत युद्ध जनता के दिलों और दिमागों को आकार देने का प्रयास करता है। कानूनी युद्ध दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए कानून की प्रणालियों का उपयोग करना चाहता है। रिपोर्ट में स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी की एक विशेष शाखा संयुक्त मोर्चा के बारे में भी बात की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इसके 2 मुख्य कार्य हैं, घुसपैठ और जबरदस्ती। घुसपैठ का उद्देश्य धीरे धीरे विरोधी समाजों में प्रवेश करना है, ताकि पार्टी के हितों के खिलाफ कार्रवाई करने के किसी भी झुकाव को रोका जा सके। जबरदस्ती जबरदस्त कूटनीति के क्रमिक विस्तार से मेल खाती है, जो किसी भी राज्य, संगठन, उद्यम या पार्टी के हितों के लिए खतरा व्यक्ति के खिलाफ व्यवस्थित मंजूरी की नीति बन जाती है।
मुझे खुशी है कि ये नई रिपोर्ट फ्रांसीसी सेना को सौंप दी गई है। वे बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करने वाले नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान थोड़ा और देशभक्त हो सकता है? निश्चित रूप से चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यही चाहते हैं। उनका कहना है कि वह देशभक्त वैज्ञानिकों का पोषण करना चाहते हैं। विशेष रूप से वह सही राजनीतिक झुकाव वाले वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को चाहते हैं। और चिंता न करें, उसने इतना जानबूझकर स्पष्ट छोड़ दिया कि यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। शायद अब चीनी वैज्ञानिक बड़े सवालों का जवाब दे सकते हैं, जैसे बीजिंग में उस कोहरे का क्या कारण है? क्या ये पश्चिमी पूंजीवादी दौड़ते कुत्तों के खिलाफ सर्वहारा वर्ग के संघर्ष से निकली भाप है? चीनी दूध पाउडर का स्वाद इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इसमें जो मेलामाइन प्लास्टिक डालते हैं वह बच्चों को आदर्श समाजवादियों के रूप में ढालने में मदद करता है? और निश्चित रूप से साम्यवाद हर जगह क्यों काम करता है जिसकी कोशिश की गई है? इसका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। कहीं भी इसने ऐतिहासिक रूप से काम नहीं किया। उन्होंने इतिहास की सारी किताबें जला दी। और ब्रेक के बाद, अगर आप चीन की यात्रा करना चाहते हैं तो अच्छी खबर है, वापसी पर स्वागत है। मुझे यकीन है कि चीन को बिना सेंसर किए देखने के बाद आप चीन जाने के लिए मर रहे हैं। यदि आप कनाडा के हैं तो अच्छी खबर है, आपको शायद चीनी पुलिस द्वारा अपहरण नहीं किया जाएगा। शायद। कल मैंने आपको 2 कनाडाई लोगों की कहानी सुनाई थी जिन्हें चीनी पुलिस द्वारा अगवा किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया था। ये कनाडा द्वारा एक चीनी व्यवसायी की गिरफ्तारी का राजनीतिक प्रतिशोध था। इस हफ्ते एक सीबीसी रिपोर्टर ने कनाडा में चीनी राजदूत से पूछा कि कोई भी कनाडाई चीन की यात्रा क्यों करेगा यदि उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का जोखिम है। राजदूत ने जवाब दिया, उन्हें ऐसी किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से अगर बहुत कम संख्या में लोग उन आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, हमारे लिए प्रासंगिक उपाय करना काफी उचित और उचित है। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों के लिए उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। विशाल बहुमत का अपहरण नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप बेहतर ऑड्स के लिए पूछ सकते हैं, खास तौर पर तब जब आपके पास चीन द्वारा विदेशियों के लिए बनाए गए 5000 कमरों के नए संगरोध केंद्र में आराम से अपनी चीनी छुट्टी शुरू करने का मौका हो। यह अपहरण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, वास्तव में संगरोध केंद्र को शुरू से बनने में 3 महीने से भी कम समय लगा और चीन के जल्दबाजी में बनाए गए अधिकांश क्वारंटाइन केंद्र ढहते नहीं हैं और लोगों की जान नहीं लेते हैं। विदेशियों के लिए इस नए संगरोध होटल में प्रत्येक कमरे में एक वीडियो चैट कैमरा और एक कृत्रिम बुद्धि संचालित थर्मामीटर है, जिसमें रोबोट द्वारा एक दिन में 3 भोजन दिए जाते हैं। मुझे आशा है कि यह वफादार विंगमैन नहीं है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए चीन को उन संगरोध होटलों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये निश्चित रूप से पूरी तरह से कोरोना वायरस के कारण इसका संभावित ओलंपिक बहिष्कार को रोकने का एक सुविधाजनक तरीका होने से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के शीर्ष जनरल मार्क मिले की चीन को गुप्त कॉल के बारे में कुछ हफ्ते पहले हमारे द्वारा चलाई गई एक कहानी का अपडेट। मिले ने पुष्टि की है कि उसने कॉल किया था, सिवाय ये गुप्त नहीं था। मिले ने कहा कि ट्रंप के रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने वास्तव में उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। मिले की टिप्पणियां उन रिपोर्टों के अनुरूप हैं जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया था, इस बारे में कि कैसे रक्षा विभाग चिंतित था कि चीनी शासन को खराब खुफिया जानकारी मिल रही थी और सोचा था कि अमेरिका हमला करने वाला था। इसलिए उन्होंने चीनी शासन से कहा कि अमेरिका हमला नहीं करने जा रहा है। मिले ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने अपने चीनी समकक्ष से कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह फोन करेंगे। जब इस पर दबाव डाला गया कि क्या उसने ली से कहा है कि वह उसे सूचित करेगा कि क्या अमेरिका चीन पर हमले की योजना बनाना चाहता है, मिले ने जवाब दिया, मैं न जनरल ली, युद्ध नहीं होने वाला है, महान शक्तियों के बीच हमला नहीं होने वाला है, और अगर ऐसा होता तो तनाव बढ़ जाता, सभी प्रकार के वरिष्ठ अधिकारियों के फोन आते जाते रहते। मैंने कहा, नरक जनरल ली, मैं शायद आपको फोन करूंगा, लेकिन हम आप पर हमला नहीं करने जा रहे हैं। हम आप पर हमला नहीं करने जा रहे हैं। मिले ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि ट्रंप चीन पर हमला नहीं करने जा रहे हैं। ये उस कॉल को बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टास की पुस्तक पेरिल में जिस तरह से चित्रित किया गया था उससे काफी अलग है। उन्होंने कहानी को चीन को फोन करने के लिए ट्रंप की पीठ के पीछे जाने के रूप में कहानी तैयार की और कहा कि अगर अमेरिका हमला करने की योजना बना रहा था तो वह उन्हें चेतावनी देगा, क्योंकि वह इतना चिंतित था कि ट्रंप हमला करेगा। वुडवर्ड निश्चित रूप से प्रसिद्ध वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टर है
जिन्होंने वाटरगेट घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसने राष्ट्रपति निक्सन को नीचे लाया। वुडवर्ड विवादास्पद है। ऐसे आरोप लगे हैं कि पिछली किताबों में उन्होंने महत्वपूर्ण संदर्भ छिपाए थे या यहाँ तक कि एक कथा के अनुरूप तथ्यों को भी गढ़ा था। इसलिए मुझे उम्मीद है ये आप सभी को इस बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप किस तरह से निर्णय लेते हैं कि मैं किसको अब तक का सबसे महान अमेरिकी राष्ट्रपति मानता हूं, रिचर्ड निक्सन। अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय है, जो एक दर्शक है जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पैट्रियन और लोकल्स पर हमारे चैनल का समर्थन करता है। बिटर कमेंट्स पैट्रियन पर पूछते हैं, लगता है कि दुनिया के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर चीन की मजबूत पकड़ है। क्या ये बाकी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है? दुर्लभ पृथ्वी धातुओं पर चीन की मजबूत पकड़ है। ये वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के प्रसंस्करण के लगभग 80% को नियंत्रित करता है, और हम इसके बारे में अमेरिका अनकवर्ड के आगामी एपिसोड में बात करेंगे। चीनी निर्मित सौर पैनलों के खतरों के बारे में। चीन अक्सर इन दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों से प्राप्त करता है, जो आप जानते हैं अपनी खदानों में बाल श्रम का उपयोग करना पसंद करते हैं। लेकिन चीन के पास अपनी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का भी विशाल भंडार है। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली बहुत सी आधुनिक तकनीक में ये महत्वपूर्ण है, जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, तंबाकू चिप्स। लेकिन कुछ अच्छी खबर है, 2018 में जापान को दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का एक बड़ा भंडार मिला, जिसे उन्होंने लाइफ साइज गुंडम बनाकर फौरन उड़ा दिया। लेकिन ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे अमेरिका चीन पर दबाव बना सकता है। दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का लाभ उठाकर अमेरिका के पास चीन की जरूरत है, या अमेरिका सेमीकंडक्टर्स के निर्यात को सीमित कर सकता है, जिसकी चीन को भी जरूरत है। और राष्ट्रपति बिडेन की नई बुनियादी ढांचा योजना आंशिक रूप से दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के अमेरिकी प्रसंस्करण को बढ़ाने के बारे में है। तो आप कड़वी टिप्पणियां देख सकते हैं, आशान्वित होने का कारण है। और भले ही चीन दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को नियंत्रित करता है, फिर भी अमेरिका ने चीन को भारी धातु से हराया है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। कड़वी टिप्पणियां। और अगर आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी मदद करते हैं। या आप patreon.com/China Uncensored पर चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी में शामिल हो सकते हैं, या chinauncensored.locals.com। आपको हर एक के साथ अलग अलग फायदे मिलते हैं, इसलिए उन्हें देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। फिर मिलते हैं। See you next time.